फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप लोग होप करते हैं बच्चे होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ स्पेशल हम बात करने वाले हैं, यानी क्लास 12 हिंदी स्पेशल जो विषय हिंदी विशिष्ट है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको जो सैम्पल पेपर्स हैं उसको यहाँ पर मैं उसके आंसर्स कुछ देखने वाला हूँ। हालांकि एक सिंपल पेपर्स हैं, आपको एक पता चल जाता है किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यार आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। जो आपका ब्लूप्रिंट होता है उसका पूर्णांक सौ है, जैसा कि मतलब ये जो है तो आपके मार्क्स में समझ लीजिए कि एक अहम पार्ट होने वाला है। ये आपको पता होगा तो आप कम समय सीमा में या फिर कम मेहनत में, हालांकि हिंदी तो वैसे भी आप लोग कर लेंगे, ज़्यादा इसमें हार्ड होने वाली बात नहीं है। नंबर भी अच्छे आ जाते हैं बिना कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार इसको एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्या कैसे किस पार्ट से कितना आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पदखंड से इकाई पर आवंटित अंक, वस्तुनिष्ठ अंकवार प्रश्न संख्या है ना। तो पद विकास का पद साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्यबोध, विषयबोध, मूल्यबोध पर प्रश्न जो आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का और 2 अंक का 2 अंक के 5 प्रश्न और 3 अंक का यहाँ पर नहीं है। 4 अंक का 3 और 5 अंक के नहीं है, 10 अंक भी नहीं है, नहीं कुल प्रश्न 8 आते हैं। और आपके मार्क्स टोटल 27 नंबर के हैं, पदखंड से आता है। फिर गद्य खंड से अगर बात की जाए तो गद्य साहित्य में देखिए विविध विधाएँ, फिर निबंध, नाटक, कहानी, लेखक परिचय, व्याख्या, विचार बोध, विषय बोध पर प्रश्न, यानी 4+19 यानी कि 23। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 आ रहे हैं, 2 अंक के 3 प्रश्न आ रहे हैं, यानी है ना 4 अंक के 3 और इसी तरह टोटल कुल प्रश्न 6 देख लीजिए। अब सहायक वाचन की अगर बात की जाए तो इसमें से आपका 10 नंबर का आता है। विविध पाठों के विषय, वस्तु तथा आंचलिक भाषा के पाठों पर प्रश्न, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आ रहे हैं, 2 अंक का 1 आ रहा है, यानी 5 2 7 और 3 का 1 आ रहा है 10। टोटल यहाँ पर प्रश्न 2, कुल प्रश्न 2। ओके, अब भाषा बोध की अगर बात की जाए तो वाक्य बोध, शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन, भाव विस्तार, मुहावरे तथा लोकोक्त, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। यहाँ से टोटल मार्क्स की अगर बात की जाए तो 10 नंबर का आ रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से 5 दिए जाएंगे भाषा बोध से, 2 अंक का 1 रहेगा, 3 अंक का 1। तो देख लीजिए टोटल प्रश्न 2। काव्य बोध, यहाँ पर रस परिचय, अंग, रस भेद, गान सहित अलंकार, छंद, काव्य की रचना, भेद, काव्य गुण, 10 नंबर के आएगा टोटल। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे 5 और 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। ओके, यहाँ पर अपरिचित बोध की अगर बात की है तो 5 नंबर के 1 आता है, अपरिचित गद्यांश के रूप में आपको सबको पता होगा। ओके, फिर यार पत्र लेखन की बात आती है तो 5 नंबर का पत्र लेखन एक आता है, जो कि आपको याद करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, मैं आगे बताऊंगा, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं क्या कैसे। उसका एक प्रारूप आपको जो है तो पता होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा निबंध पत्र लेखन लिख पाएंगे। निबंध लेखन की अगर बात की 10 नंबर का, जैसे कि आपको सबको पता होगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए 7 नंबर का, और किसी अन्य विषय की रूपरेखा, यानी जिससे आप हालांकि जो आप लिखेंगे एक विषय पर उसमें आपको रूपरेखा भी लिखनी होती है, और उसके अलावा जो और टॉपिक दिए होते हैं इस विषय को छोड़कर, लिखे गए विषय पर निबंध छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक विषय पर जो है तो आपको रूपरेखा लिखनी होती है, उसका 3 मार्क्स होता है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के प्रारंभ में दिए जाएंगे। अब जो भी बात है यहाँ पर देख लीजिए, साला ये भी जुड़ रहा है, तो प्रश्न ये भी आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी है, तभी आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ पाएंगे। प्रश्नांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर, मैचिंग यानी सही जोड़ी, सही विकल्प तथा सत्य असत्य का चयन आदि के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 × 5 × 5 = 25 अंक निर्धारित, यानी 25 अंक।
प्रश्न क्रमांक 6 से 28 तक प्रश्न तक प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी। तो यहाँ पर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक, 30 शब्द सीमा 30, और लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक की होगी। 30 शब्द सीमा 30 से 75 शब्द के बीच में आप लिख सकते हैं। फालतू को ज़्यादा ठोंकना भी नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 अंक, 75 शब्द से 120, दीर्घ उत्तरीय में 120 शब्द से 125, और एक और दीर्घ उत्तरीय आते हैं जो कि 10 अंक का 200 शब्द से 250 शब्द, है ना। तो वास्तविक प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले हैं। कठिनाई स्तर 40% सरल, 45% सामान्य प्रश्न, 15% कठिन प्रश्न। अब अगर बात की जाए कुछ प्रश्नों की, सैंपल पेपर्स की, तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक प्रादर्श प्रश्न पत्र दिया गया है, सेटे कक्षा 12वीं, विषय हिंदी विशिष्ट। ओके, तो समय 3 घंटे, पूर्णांक 100। अब क्या होता है देखिए, सभी प्रश्न, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, हालांकि वही बात मैंने पढ़ चुका हूँ इधर साइड, पर एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करना कंपलसरी है। ओके, फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए एक यानी 25 अंक निर्धारित हैं, 5 into 5। प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 26 और 27 के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, 5 अंक। प्रश्न क्रमांक 28 के लिए 10 अंक 7 + 3, है ना। अब बात करते हैं यार वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर सर्वप्रथम, जो कि पेपर में आपको दिया रहता है, किस तरह से लिखा रहता है। कवि ने बहन को चिंगारी तथा भाई को, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ज्वाला कहा है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको लिखना है और सभी प्रश्नों से मुकाबला कैसे करना है। हालांकि ये जो सैंपल पेपर बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा फंसने के चांस नहीं है, काफ़ी हद तक। हालांकि हो भी जाता है, फंस भी जाते हैं, क्योंकि हिंदी है यार, कहाँ से क्वेश्चन देगा नया, तो वही सब उलट पलट कर देता रहता है। जंगली और सब विजातियों में भय अधिक होता है। ओके, राजा सिद्धार्थ संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करने गए थे। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को संचारी भाव कहते हैं। यहाँ पर ये वाला जो वाक्य है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो दिया ही दिया है, साथ में आप जो है तो संचारी भाव और स्थायी भाव के अंतर में भी एक पॉइंट को कवर कर सकते हैं। अब काव्य के 2 भेद होते हैं, आप सही विकल्प चुनिए। इस पर जो बात करने वाला हूं मैं, तो प्रमुख छायावादी कवि हैं, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। लोकगीत कजरी है, अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है, लोकगीत कजरी है, तो यहाँ पर सावन गीत। ओके, फिर आता है प्रश्न क्रमांक 2, तो इसको भी आप देख लीजिए। सही शब्द है, सॉरी 3, आशीर्वाद, यहाँ पर ये सही शब्द है। ओके, फिर आती है बात, शंकर सृष्टि कहा जाता है नवगीत को। ओके, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार। ये इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, और जिसे पूछता ना अलंकार किससे कहते हैं, अलग ही शॉर्ट फॉर्म में है, बट इसको भी आप लिख सकते हैं। सत्य का चयन कीजिए। माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, यहाँ पर ये असत्य है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द नैनो से हुई है, ये सत्य है। गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में चिर वियोग मांगा, ये भी आपका सत्य इसमें दिया गया है। शब्दों इन सार्थक शब्दों को कोई भी समूह वाक्य कहलाता है, असत्य। जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है वहाँ विशेष अलंकार होता है, यह सत्य दिया गया है। फिर आपका बात है सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें आपका जैसे कि यशोधरा के रचयिता कौन है, सा डॉक्टर रघुवीर सिंह। मध्यम वर्गीय परिवार, नए मेहमान, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ई है फिर मुहावरा। महानगरों में समस्या होती है, क्या समस्या होती है, आवास की। कंस की बहन कौन है, देवकी। अब प्रश्न क्रमांक 5 की बारी आती है। लिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए, यानी कि जो एक शब्द में देने लायक रहता है उसको एक वाक्य में, और जो एक शब्द में देने लायक रहता है उसको एक शब्द में देना। जैसे कि खेल कहानी मनोहर की उम्र लगभग कितने वर्ष है, तो 9 वर्ष। ओके,
या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक वाक्य में पूरा भी कर सकते हैं। खेल कहानी में मनोहर की उम्र लगभग 9 वर्ष है। दूसरा आता है लोकगीतों में अनिवार्य रूप से क्या होता है? सामूहिकता का भाव। अनुराग का रंग कैसा होता है? लाल। मीरा की भक्ति किस भाव की? माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव की। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे एक आ भी जाए क्वेश्चन वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं। फिर आती है बात यार प्रश्नांक 6 से, जैसे कि ब्लूप्रिंट में बताया गया है क्या, कैसे, कहाँ से कितना लिखना है, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए मीरा को हर से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मीरा को हर से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। ओके, मीरा को हर से मिलने में लिखित कठिनाइयाँ हैं। क्या क्या कठिनाइयाँ मीरा को हर से मिलने में हुई, वो यहाँ पर इनका जो है तो जिक्र किया गया है। तो मीरा को हर से मिलने में लिखित कठिनाइयाँ हैं। मीरा के चारों मार्ग कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग बंद है, अर्थात इनमें से कोई भी मार्ग मीरा के लिए खुला नहीं है। ओके, तथा हरि का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहां तक चढ़ने में असमर्थ है। फिर देखिए फोकस नहीं कर रहा है यार, असमर्थ है। मीरा का मार्ग इतना सकरा है कि चलते हुए डगमगाती है, अर्थात गिरने का डर लगा रहता है। यह विधाता ने मीरा का गांव हर से बहुत दूर बना दिया है। यहाँ पर आप इसको एक इसका सार समझ लीजिए, बाकी आपको याद हो जाए क्या कैसे है, अपने शब्दों में ही आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अथवा फिर घर का पहरे वाला से कभी का क्या से, घर का पहरे वाला से कभी का तात्पर्य घर के रखवाले से है, अर्थात क्या यार ये प्रॉब्लम, तात्पर्य घर के रखवाले से अर्थात देश की रक्षा करने वाले प्रहरी से है। ओके, बिजली की चमक देखकर कभी सखी को क्या सलाह देता है? तो बिजली की चमक देखकर कभी सखी को सलाह देता है कि हे सखी तू भाग, बिजली चमक रही है, पानी आने वाला। दो मार्क्स हैं तो इतना ही उत्तर लिखना काफ़ी है। थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं आप अपने शब्दों में भी इस तरह कुछ जोड़कर। अथवा अनंत के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्र हुई हैं? मथुरा से श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी के आने का समाचार सुनकर प्रेम में विभोर से भी गोपियाँ कृष्ण के बारे में जानने के लिए नंद के आंगन में एकत्रित हुई। फूल और मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे? फूल और मालिन दोनों मधुवर्षण करके कल यानी भविष्य में मुरझा जाएंगे, क्योंकि संसार के सभी वस्तुएं नश्वर हैं जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। अथवा बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉरी हाँ यही अथवा में है, तो इसको देख लीजिए। भाई तो एक अल्हड़ जीवन या यूँ कहें कि लापरवाह जीवन बिताता रहा, लेकिन बहन अपने लक्ष्य के लिए ध्रुव तारे की तरह अटल खड़ी हुई दिखाई दी। बहन ने मुसीबतों के समय भाई का उत्साहवर्धन किया और उसकी देशभक्ति को जागृत कर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया। इसी कारण बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा गया है। अब इसमें एक ये है कि आप जो है तो अपनी बुक से पढ़ के आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, या फिर इसी से पढ़िए अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्नांक 9 है केवट के अनुसार पग धूरी का क्या प्रभाव? यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ओके, सभी क्वेश्चंस को हल करना है, चाहे वो आपसे बने आए या ना आए, फिर भी आपको अपने ही मन से जो आपने पढ़ा है उसी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ओके, ये क्या हो रहा भाई? केवट के अनुसार पग धूरी का क्या प्रभाव है? केवट के अनुसार श्री राम की पग धूरी चरण धूली का प्रभाव यह है कि उसके मात्र छू लेने से ही शिला जड़ भी स्थिर चेतन बन जाता है। अथवा नींव के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है? नींव के पत्थर से कवि का तात्पर्य उन वीर पुरुषों शहीदों से है जो बिना प्रसिद्ध हुए देश की रक्षा स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो गए हैं, अपने प्राणों का बलिदान कर गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है यार। ओके, तो यहाँ पर देखिए धरती और बसंत का आपस में क्या नाता है? धरती और बसंत का आपस में मानव और मानवता का नाता है। अथवा नदी द्वीप को किस प्रकार आकार देती है, या फिर आकार किस प्रकार देती है? इधर उधर हो जाता है। नदी भूखंड के कोनों कोनों मार्ग भूमि का उठान
बालू के किनारे तथा उसको गोलाकार रूप देकर द्वीप को आकार प्रदान करती है। फिर है भय किन किन रूपों में हमारे सामने आता है। भय असाध्य और साध्य इन दो रूपों में हमारे सामने आता है। और भी डिटेल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, कि जो भी है आगे, क्योंकि 2 नंबर का है, बहुत छोटा लग रहा है शब्दों में, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि उनका वही मात्र आंसर होता है, तो इसमें कोई बात वो होने वाली नहीं। अथवा अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है। अब इसका आंसर आपको एक और तरीके से भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपके उसमें इसी पेपर में, जो आपका पेपर होगा उसमें आपका पैसेज भी क्या बोलते हैं, पैसेज समझ लीजिए, जो बुक से आता है उसमें एक दिया रहता है, तो उसमें भी इसका आंसर होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। गद्यांश ही होता है जो कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि कुछ प्रश्नों का उत्तर आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिया रहता है, तो इधर उधर से ढूंढ लेने का। गंभीरता, तो अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है। गंभीरता के बिना अध्यक्षता हो ही नहीं सकती, इसलिए अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी कहा गया है। यहाँ पर इस आंसर का डिटेल्स और हो सकता है, कुछ और ज़्यादा विस्तार आप कर सकते हैं, है ना। इसमें काफ़ी कम दिया गया है आपके बुक में, या फिर जो भी आपका आवश्यक सामग्री होगी और चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा डिटेल दिया होगा। जैसे हिंदी कालिंदी है, उसमें भी आपका इससे ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं आंसर। रंग के बिना सब कुछ सुना है, लेखक के इस कथन का आशय क्या है। तो यहाँ पर देखिए, रंग के बिना सब कुछ सुना है, लेखक के इस कथन का आशय है कि कोई एक बार रंगों की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उससे रंगों की महिमा का ज्ञान हो जाता है, तो उसे सूक्ष्म स्थूल सब में रंगों का सौंदर्य दिखाई देता है। रंग मनुष्य के मन पर गहरा असर डालते हैं। साधारण हृदय वाला व्यक्ति भी कभी वह कलाकार बन जाता है और रंगों के आनंद रूपी सागर में डूबता ही चला जाता है। ओके। अथवा यशोधरा दुखी क्यों थी। यशोधरा अपने पति के वन चले जाने के कारण दुखी थी। यहाँ पर और डिटेल कर दीजिएगा थोड़े बहुत। प्रश्न 13 है, युद्ध क्षेत्र में स्वजनों को देखकर अर्जुन के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। तो स्वजनों के युद्ध क्षेत्र में प्रत्यक्ष दर्शन के प्रभाव से अर्जुन के मन में मोह ममता के भाव उत्पन्न होने लगे। उसके हृदय में एक उथल पुथल मची है कि क्या मुझे इनका संहार करना होगा। वह आसक्ति जनित मोह में जकड़ गया तथा कर्तव्य पथ से हटकर उसे तत्व ज्ञान याद आया और उसके मन में निम्न विचार उठने लगे। युद्ध एक पाप है। युद्ध से कुल क्षय होगा, धर्म का लोप होगा, स्वेच्छाचार मचेगा, व्यभिचारवाद फैलेगा, अकाल आ पड़ेगा, समाज पर तरह तरह के संकट आएंगे आदि। फिर है अथवा में, घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था। इसका भी आंसर आप देख लीजिए। तो गजाधर बाबू ने रेलवे में नौकरी के 35 वर्ष, गजाधर बाबू ने, यहाँ पर देख लीजिए, गजाधर बाबू ने रेलवे में नौकरी के 35 वर्ष परिवार से दूर रहकर बिताए थे, इसलिए रिटायर होने पर घर आने की खुशी उन्हें थी। किंतु रेलवे के जिस क्वार्टर में गजाधर बाबू वर्षों रहे, वहां उन्होंने पेड़ पौधे रोपे थे। वहां के परिचित स्नेह आनंदमय सहज संसार से सदैव के लिए नाता टूटने तथा समान हट जाने से क्वार्टर की क्रूरता को देखकर उनका भावुक मन एक विचित्र तरह के दुख विषाद का अनुभव कर रहा था। ओके। फिर है यार, और देख लीजिए, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई। कानपुर में भगवती चरण वर्मा की मित्रता मुलाकात यानी सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा रमा शंकर अवस्थी जी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हुई। अथवा आह मेरा गोपालक देश, महादेवी ने निःश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा। महादेवी जी ने निःश्वास छोड़ते हुए आह मेरा गोपालक ही है। ये अभी जस्ट आपके कल परसों उसमें डिजिटल ऐप या फिर टीवी में दिखाया गया था हिंदी सब्जेक्ट का। इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत जैसे आध्यात्मिक देश में जहां गाय को माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, वहीं स्वार्थवश लोग उसकी हत्या करने से भी नहीं चूकते। इस वाक्य में व्यंग छिपा है। वह देश जो गाय को पालता है, उसी देश में लोग उसकी हत्या कर डालते हैं। कैसा है यह गोपालक देश, जिस देश में विष्णु जैसे गौरक्षक देवता का वास हो, वहाँ गौवध वह है देश, है ना। तो यहाँ पर महादेवी ने ऐसा कहा। महादेवी जी ने राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि
शायद अंतर भी आता है एक राष्ट्रभाषा और कुछ और में। राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार एवं विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली समृद्ध भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसमें राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य एवं ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होता है। यह राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हालांकि पूरी तरह से घोषित नहीं की गई कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, लेकिन इसमें दिया है। क्वेश्चन भी आता है एक, अथवा निर्देशन सर वाक्य परिवर्तित कीजिए। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, निश्चित वाक्य। तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। फिर इस तरह से मतलब निश्चित वाक्य आपको बनाना है। प्रश्नवाचक उसने ताजमहल देखा। क्या उसने ताजमहल देखा? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। यह काम कर दीजिए, यह काम मत कीजिए, निश्चित वाक्य। अब देखिए प्रश्न 16, हिंदी के 2 खंड काव्य एवं उनके रचनाकारों का नाम लिखिए, है ना। तो पंचवटी मैथिली शरणगुप्त उनके रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के रामधारी सिंह दिनकर। अथवा व्यास निंदा अलंकार को उदाहरण लिखिए। तो व्यास निंदा अलंकार का उदाहरण देखिए इधर साइड पर। उदाहरण ये रहा, सेमर तू बड़ भाग है, कहा सराहियो जार, पंछी कर फल आस तो निस दिन से वही आ। फिर प्रश्न 70, उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों की नारी से? ये शायद क्वेश्चन का है हमें जहाँ तक लगता है। उत्तराखंड के चारों धाम 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। यमुनोत्री यमुना नदी किनारे, गंगोत्री गंगा नदी किनारे, और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे। यहाँ पर ये याद, यमुनोत्री यमुना नदी, गंगोत्री गंगा नदी किनारे, मंदाकिनी केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा। यानी 2 तो याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। यमुनोत्री है तो यमुना नदी की, गंगा है तो गंगा, बाकी देख लेना। अथवा उनको पुकारता हूँ कविता में कभी किन सपूतों को जागरण का संदेश देना चाह रहा है। इस कविता में कभी भारत माता के उन सभी सपूतों को जागरण का संदेश देना चाहता है जिनका लहू ठंडा नहीं हुआ है, जो वीर और साहसी हैं, उनके पराक्रम एवं शौर्य का संसार में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, जिनकी गर्जनों से पूरी सृष्टि दहल जाए, जिनका आघात अत्यंत प्रलयकारी हो, जो वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होकर अजर अमर है, जो स्वाभिमानी है। लिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ बार बात आती है शुद्ध करने की। अब प्रश्न क्रमांक जो है तो 17 से 3 नंबर के आने लगे हैं प्रश्न। गाय बोलती है तो गाय रभाती है, पर गाय रभाते हो। भगवान के अनेकों नाम हैं, तो भगवान के अनेक नाम हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। श्रीमती महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो यहाँ पर इसका सही फॉर्म हो जाएगा रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अथवा मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना क्यों आवश्यक है ना। बच्चे को जो भाषा अपने माता पिता और परिजनों के स्वाभाविक रूप में सीखने को मिलती है वह उसकी मातृभाषा होती है। यह एक प्रकार से पारिवारिक कामकाज की भाषा होती है। परिवार के लोगों के बीच संप्रेषण करने के लिए मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जैसे बुंदेली बघेली बक्सवाइजर जो भी है। अब प्रश्न क्रमांक 19 को देखिए। शांत रस की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। अब यहाँ पर उदाहरण यार काफ़ी कंपलसरी होता है, लिखना आपको जरूर होता है। मेन उदाहरण का ही नंबर यहाँ पर ज़्यादा होता है शायद, या फिर हाफ हाफ होता हुआ। तो सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव को जब विवाह अनुभाव संचारी भाव संयोग हो जाता है तो वह शांत रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर उदाहरण है वाणी जगरानी की उदारता। दूसरा भी आप उदाहरण दे सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं कि यही दें। वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए ऐसी मत उदित उदार कौन की बही। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध कही कही हारे सब कही ना काहू लाई। अब फिर बात आती है यार अथवा है प्रश्नांक 19 का। छप्पे छंद की परिभाषा है यहाँ पर। ओके, छप्पे विषम मात्रिक छंद है जो रोला और उल्लाला के संयोग से बनता है। इसमें प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ओके, प्रथम 4 चरणों में 11 तथा 13 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरणों में 15 और 13 कुल 28 मात्राएं होती है। उदाहरण रोला का देख लीजिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। रोला का उदाहरण है।
तो जो रोला रिलैक्स इसमें प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। उल्लाला यानी डिटेल्स कहेंगे तो इसको मैं बता दूंगा क्या कैसे कितने चरण इसमें गिने जाते हैं किस तरीके से। उल्लाला करते अभिषेक प्रयोग है बलिहारी इस वेश की हे मातृम तु सत्य ही सगुण मूर्ति वेश की। भारतेंद्र युगीन काव्य की 4 विशेषता लिखी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको जरूर आप स्टडी कर लें या फिर पढ़ लें। भारतेंद्र युगीन काव्य की विशेषताएं लिखित हैं। इस युग की रचनाएं देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से सरबोर थीं। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों व अंधविश्वासों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। हास्य व्यंग शैली को अपनाकर कवियों ने पश्चिमी सभ्यता तथा सामाजिक विसंगतियों पर करारा प्रहार किया। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। अथवा छायावादी युग यानी छायावाद की 4 विशेषताएं बताइए, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इस काव्य में वेदना और करुणा की धारा प्रवाहित हुई है। इस काव्य में सहानुभूति का चित्रण किया गया है। इस काव्य में प्रकृति का मानवीकरण है। इसको आप डिटेल्स भी लिखना, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि कि इसका जिसे बुक में लिखा रहता है प्रेम और सौंदर्य, फिर आपको उसका डिटेल भी करना है ना। प्रश्नांक 21 है तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचलित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भावपक्ष छलापक्ष साहित्य में स्थान। तुलसीदास का देख लीजिए। रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। ओके, भावपक्ष में देख लीजिए। भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कवि तुलसीदास है। तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ समाज सुधारक भी माने गए। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। कला पक्ष भी देख लीजिए इन्हीं का। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। मुख्य रूप से अवधी का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान किया है तुलसीदास जी का। हिंदी के सबसे कवि के रूप में आप सुविख्यात है। आपकी हिंदी साहित्य के अनूठी देन युग युग तक अमर रही है। सर्वश्रेष्ठ कवि है, लेकिन इनमें जो मूल स्थान नहीं बताया गया है कि किस इनका हिंदी साहित्य में किस जगह पर अच्छा स्थान है। ओके, तो यहाँ पर आपको डिटेल से थोड़ा देख लेना है दूसरी बुक से। अब आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज, स्मृत। भाव पक्ष देख लीजिए। रूढ़ियों के सख्त विरोधी निराला जी ने अपनी सर्जना के माध्यम से नई क्रांति पैदा की थी। आपके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर उभरा है। आपके काव्य में ओज, राष्ट्र प्रेम, अध्यात्म, रहस्य एवं समाजवादी चिंतन आदि की झलक मिलती है। कला पक्ष है आपकी भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है। आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की या फिर एक नई दिशा प्रदान की। प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया। आपकी छंद योजना निराली है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में आपका विशेष योगदान रहा है। मुक्त छंद के आविष्कारक निराला को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है ना। फिर प्रश्न 22 आता है यार, लिखित पद्यांश के संदर्भ में प्रसंग सही व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये देख लो है ना। माटी कहे कुम्हार से क्या तू रौंदे मुँह, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो है। यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, टपका लगा फूट गया कछु न आया हाथ। तो इसमें यार इसको थोड़ा अच्छी तरह से करना है। संदर्भ में लिख देना प्रस्तुत साथी यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के जो भी चैप्टर से लिया गया है, जो भी उसका शीर्षक हो, अमृतवाणी शीर्षक से उद्धृत है की गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग लिख देना, इसमें जो भी कुछ वर्णन किया गया संसार और शरीर की नश्वरता, क्षण भंगुरता को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसमें संसार और शरीर की नश्वरता या फिर क्षण भंगुरता का वर्णन किया गया है। अपने हिसाब से भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं।
अब व्याख्या की बात आती है तो कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे रौंद कर कुचल कर प्रसन्न हो रहा है, लेकिन एक दिन वह भी होगा जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, जब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और मैं तुझे कुछ लूंगी, क्योंकि तेरी कब्र पर मैं डाली जाऊंगी, तू तो समाप्त हो जाएगा और मैं सदैव रहूंगी। दूसरे का 2 लाइन का ये हो गया। फिर कबीरदास जी कहते हैं 2 लाइन ये बचा है कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, ऐसे कच्चे घड़े को जिसका कोई भविष्य नहीं है, जो कभी थोड़ी सी ही चोट से फूट कर नष्ट हो जा सकता है, उसे हम लिए घूम रहे हैं। यह कच्चा घड़ा रूपी शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो हमारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। तात्पर्य यह कि हमारे साथ जो है तो केवल सत्कर्म रूपी पूंजी ही रह जाएगी। ओके, अतः मनुष्य को इस नाशवान शरीर का अभिमानना करते हुए हरि स्मरण करके और दान करके उससे सार्थक बनाना चाहिए। काव्य सुंदर सहज सरल और सुबोध भाषक प्रयोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि प्रोफेशनल थोड़ा लगता है, ये आपको लिखना चाहिए। सहज सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग, यह तन कांचा कुंभ है में रूपक अलंकार अभिधा सकती है, फिर इसको विशेष के रूप में ही लिख सकते हैं या फिर विशेष अलग से एड कर देना चाहे तो। अब बात आती है ये एक और है, देख लो। जब मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा पढ़ूंगा तो। जब मुझे तोड़ने आता है मैं हंस रो देता, जब तुम मुझ पर हाथ उठाती मैं सुध बुध खो देता, हृदय तुम्हारा शाही मेरा इसको यूं न मरोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। पद्यांत हमारी बाढ़ पुस्तक स्वाति की देखो मालिन मुझे न तोड़ो पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। ओके, इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि श्री सिमंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रसंग में देखिए, पुष्प बाग की माली से उसे तोड़ने को मना कर रहा है। व्याख्या में देख लीजिए, काव्य सुंदर विधि गया है। अब आती है बात शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं, तो यहाँ पर देख लो शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं। तो इस युग की 4 निबंध काल लिखूँ, उनके निबंधों के नाम लिखिए। ऐसे में यार वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक बार मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, आप लोग स्टडी कर लो या रीड कर लो पूरा का पूरा। फिर यहाँ पर रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान राम जो शुक्ला का है और रघुवीर सिंह गद्यांश से दिया गया है। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छुपा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। तिमिर गेह में किरण अर्चन से अवतरित है, इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हैं। यह सर क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या ये भी देख लेना। ये व्याख्या इधर साइड है। फिर आती है प्रश्न 26, निखिता पठित विज्ञान को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। धर्म पालन करने के मामले में उचित शीर्षक इसमें चंचल वित्त और धर्म पालन। यहाँ पर ये भी सही है, या फिर अपने हिसाब से भी आप शीर्षक लिख सकते हैं। ओके, तो सारांश भी लिखने के लिए बोल रहा है। धर्म पालन के मार्ग में सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब बोलने के लिए लिखने के लिए बोल रहा है, तो लिख देना यार। बाकी मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुनर्गणना सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिससे अभी आपने कुछ लोगों ने रेट टोटलिंग किया होगा, तो उसी के आधार पर यहाँ पर वही यहाँ पर एप्लीकेशन है, देख लेना एक बार। ओके, नाम डिटेल रहता, पता 100 सब कुछ दे देना। अथवा अपने बड़े भाई के विवाह में समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखे। नेहरू नगर भोपाल, दिनांक 100 प्रिय, जो भी आपका बड़े भाई के विवाह में आपका मित्र है, नाम लिख देना। प्रिय मित्र राजेश, सादर नमस्कार। तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई अविनाश का शुभ विवाह 25 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा सुबह 8 बजे गुना के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह की इस शुभ बेला पर, यानी जो स्थान होगा आप अपना स्थान लिख देना। विवाह की शुभ बेला पर तुम भी सादर आमंत्रित हो, कृपया विवाह की तिथि से 1-2 दिन पहले आ जाना। हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद उठाएंगे। पत्र के साथ विवाहोत्सव का कार्यक्रम भी संलग्न है।
अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 28 है, जो कि काफ़ी 10 नंबर के लगभग 7+3। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत की प्रगति, मूल्य वृद्धि, महंगाई की समस्या, समाचार पत्रों की उपयोगिता, शिक्षित बेरोजगारी। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यार है जो आपका टॉपिक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत की प्रगति, जो आपका विज्ञान के चमत्कार के रिगार्डिंग आता है, कंप्यूटर का महत्व आता है। ये काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। आज के युग में यही तो सब चल रहा है ना। तो इसी का टेप छाप देना, बस क्या होगा, मतलब कि अपने मन से एक बार 2 बार पढ़ लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लिखने की कोशिश करना अगर टाइम रहता है। अब यहाँ पर जैसे कि दिया गया है प्रस्तावना, तो यहाँ पर सबसे पहले रूपरेखा लिखनी है। प्रस्तावना, कंप्यूटर का प्रयोग, टॉपिक वाइज टॉपिक, जो डायलॉग्स होंगे इधर उधर कि ये वो है, छाप देना, टाइप देना, जो भी। बाकी तो पढ़ने लगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि क्या क्या कुछ जानकारी मिल जाए। हालांकि पढ़ चुका हूँ मैं इसको पहले फर्स्ट 12th में, अब तो हायर क्लास है, तो इस वजह से अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बाकी पढ़ने को मैं पढ़ देता, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, लेकिन इसमें कम दिया गया है ना। तो थोड़ा इसमें बढ़ा के आपको लिखना अच्छी तरह से। मूल वृद्धि के रिगार्डिंग है, फिर समाचार पत्रों की उपयोगिता है, ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। नेक्स्ट चलते हूँ यार, शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि कैसे लोग शिक्षा लेकर भी बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी समस्या है यार इसकी कमी। हालांकि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020 लागू यहाँ पर घोषित की गई है, जल्द ही लागू की जाएगी, तो उसके थ्रू हो सकता है कुछ सुधार हो। तो देख लो। अब यहाँ पर 12 नंबर में देखिए सबसे पहले आपको 12 नंबर में इसको लिखना है, क्योंकि जल्दबाजी में फिर क्या होता है, वंडर ऑप्शन क्या बोलते हैं, जो आपका निबंध है उसको लिखने के बाद आपका ये जल्दबाजी में छूट जाता है। तो पहले आपको 12 नंबर का करना है, इसके बाद आपको करना है। किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखिए। समय का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन का महत्व। तो समय का महत्व लिख देना, पर्यावरण प्रदूषण लिख देना, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन का महत्व, दूरदर्शन, जिसे दूरदर्शन का इस प्रस्तावना में लिख देना दूरदर्शन क्या है। रूपरेखा में प्रस्तावना लिख देना, दूरदर्शन से लाभ हानि, दूरदर्शन का महत्व, दूरदर्शन की उपयोगिता, फिर दूरदर्शन से कुछ दूरदर्शन एक साधन और कुछ मनोरंजन के क्षेत्र में, ये सब लिख देना। लिखा भी गया है इधर। समय का प्रस्तावना में समय का महत्व, समय नियोजन से ही सफलता, समय धन से महत्वपूर्ण है, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व, उपसंहार, पर्यावरण प्रदूषण, देखिए प्रदूषण का सब, अनुशासन से महत्व, दूरदर्शन लाभ, दूरदर्शन अर्थ, दूरदर्शन से लाभ, शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन, शिक्षा का तो विशेष महत्वपूर्ण साधन, क्योंकि आजकल जो है तो टीवी में दिया जा रहा है, DD मध्य प्रदेश पर ऑनलाइन स्टडी पर सभी लोग निर्भर हैं, है ना। एक बहुत ही अच्छा साधन बन गया है। दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की विविधता, दूरदर्शन से हानियाँ भी कुछ है, ज़्यादा पास से देखने पर आपकी आंखों को नुकसान होता है, जो उसकी किरणें हैं ब्लू लाइट वो थोड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह यहाँ पर सेट भी दिया गया है, इसको आप बोलेंगे तो मैं डिटेल से इसका भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, एक सीरीज बोलो तो बना दूं रोज़ का। हिंदी हो गया आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी वगैरह सबका बना सकता हूँ। तो बाय बाय यार, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बाय बाय।